हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। आज सबसे पहले देख सकते हैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट हम लोगों की तरफ से है, ग्रैंड वाला सैल्यूट। और इंडियन आर्मी को और हिंदुस्तान को भी ग्रैंड सैल्यूट है कि हम लोग किस प्रकार से अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। और ना केवल अपने नागरिकों की, अपितु हम जो हमारे अपोनेंट कंट्री हैं, यानी जो हमारे विरोधी देश हैं, शत्रु देश हैं, उनके भी नागरिकों का किस प्रकार से संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस बात के लिए भी हमें अपने आप पर यानी हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए। और फिर ये जो मैं एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूं, संदर्भ ले रहा हूं कुछ बात कहने का, और वो बात यह है कि आज, अब जो कल आर्टिकल में भी आएगा, लेकिन अब आज चूंकि बड़ी अच्छी बात है तो आपके सामने जिक्र कर दूं। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने जो मीडिया के सामने बातें रखी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हो रहा था उसको लेकर के, उसमें कई बातें रही, लेकिन उसमें एक बात जिसने एज ए यूपीएससी मेंटर मुझे अंदर से झकझोर के रखा, और एज ए यूपीएससी स्टूडेंट आपको वो जानना चाहिए और मेंस आंसर राइटिंग में भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर इंटरनेशनल एथिक्स में, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में। अब आप कहेंगे सर आप ज्यादा भूमिका मत बनाइए, आखिर वो घटना क्या है। वो घटना मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कल आप सबने, हमने न्यूज में देखा कि पाकिस्तान ने तुर्की वगैरह से बने हुए, चाइना वगैरह से बने हुए लगभग 500 ड्रोन एक साथ हिंदुस्तान की तरफ भेजे। और उस ड्रोन को हमने S-400 मिसाइल डिफेंस जो हमारा सिस्टम है सुदर्शन, उससे हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, अलग बात। लेकिन एक देश जो इतने ड्रोन भेज रहा है, उसे पता है कि युद्ध की स्थिति है और सामने से इंडिया भी एयर स्ट्राइक करेगा, उसके बावजूद भी उसने क्या किया वह आपके सामने रख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को खुला रखा। एयर स्पेस को खुला रखने का मतलब उन्होंने ह्यूमन शील्ड, मैंने विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल साइट खोली हुई, वही आपके सामने वही बातें रख रहा हूं। मेरे बच्चों, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। वो माय गॉड, ह्यूमन शील्ड यानी अपने नागरिकों का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए किया। ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से विद एविडेंस, साक्ष्य के साथ कहा गया, और इंटरनेशनल बिरादरी ने इसे समझा और स्वाभाविक रूप से समझेंगे। तो क्या है ये मुद्दा और क्या है इसके निहितार्थ, तो एक एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं जैसा कि विदेश मंत्रालय ने रखा है। सबसे पहले आपको यह जानना है एयर स्पेस खुला रखना और इसके सामरिक निहितार्थ क्या होते हैं। एयर स्पेस खुला रखना, जरा समझिएगा इसको बच्चे, तब आपको मजा आएगा। सामान्य रूप से मेरे प्यारे बच्चों, युद्ध या सैन्य हमले के दौरान, अगर युद्ध हो रहा है या मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हर देश अपने एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र को बंद कर देता है ना, जिससे अरे भाई बंद करेगा नहीं तो पता चला कि कोई नागरिक विमान जा रहा और उस पर मिसाइल आके टकरा गई। क्यों बंद कर देता? ताकि नागरिक विमानों को खतरा ना हो और सैन्य अभियान जितने भी हो वो गोपनीयता में रहें, किसी को पता ना चले। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत पर हमला करते वक्त भी अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को खुला रखा, यानी वहां से नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले एयरलाइंस के विमान उड़ान भरते रहे, युद्ध जैसी स्थिति में भी। आप कहेंगे सर इसके इंप्लीकेशन क्या है, इसके निहितार्थ क्या? इसका मतलब था कि भारत जवाबी हमला ना कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, आपको अच्छे से पता, वो सभी के नागरिकों को सुरक्षित और संरक्षित करना चाहता है। इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा फोर्स और सबसे ज्यादा सेवा हमने दी है। तो इसका मतलब था कि भारत जवाबी हमला ना कर पाए, क्योंकि भारत को
हमला करते समय ये डर हो कि कहीं कोई नागरिक विमान ना गिर जाए, और अगर नागरिक विमान गिर गया तो एक भारत की नीति के भी विरुद्ध है, नैतिकता के भी विरुद्ध, और दूसरा पाकिस्तान पर रोने लगेगा। पाकिस्तान क्या करेगा? रोने लगेगा कि ये देखो हमारे नागरिक विमान को मार गिराया। और वो रोने क्यों लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे विमान को मार क्यों गिराया? क्योंकि इस समय पाकिस्तान के लिए कठोर शब्द इस्तेमाल करना बहुत उचित है, नंगा हो चुका है। क्या हो चुका बेटे? नंगा 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 हो चुका। आप कहेंगे सर कैसे? अरे भाई, अमेरिका ने जिस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है, वह भारत के प्रथम एयर स्ट्राइक के बाद जब उसके परिवार के लोगों को नुकसान हुआ, एक बड़ा आतंकवादी मारा गया जिसके बारे में कहा जा रहा हो कंधार विमान हाईजैक का मुख्य माइंड था, उसी ने सारा प्लान बनाया था, वो मारा गया। और उसके फ्यूनरल में यानी उसकी अंत्येष्टि में वह आतंकवादी सरगना भी मौजूद है। पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ हैं उनके द्वारा भेजा गया बुके भी उपस्थित है, और ढेर सारे पाकिस्तानी सेना के जनरल भी हैं और ढेर सारे आतंकवादी भी हैं। ये पिक्चर भारत पूरे विश्व में हर मीडिया चैनल पर ऑफिशियल भारत सरकार का विदेश मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो पाकिस्तान की भद्द पिट चुकी है, आपको अच्छे से पता है पाकिस्तान की भद्द पिट चुकी है कि यार ये एक्चुअल में आतंकवादी देश है। आतंकवादी यहीं से निकलते हैं, यहीं पनाह पाते हैं। अभी इंडोनेशिया में आपको पता है जब 200, 250, 300 लोग मारे गए तो उसका जो मुख्य आतंकी था वो भी पाकिस्तान में ही पाया गया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में रहा। ये तो पश्चिम को बताने की जरूरत नहीं, हालांकि पश्चिम हमेशा से डुअल पॉलिसी पे काम करता रहा, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता, और भारत बहुत विश्वास उस पर करता भी नहीं। हम अपनी शक्ति से लड़ रहे हैं। तो अब क्योंकि वो नंगा हो चुका, उसकी कलई खुल चुकी है, अब वो चाहता है कि भारत से भी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे वो पूरे विश्व बिरादरी में रो सके। तो इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो ह्यूमन शील्ड यानी मानव कवच बना रहा है, यानी अपने नागरिकों को हवाई रक्षा के मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। एक तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी वाला मामला, दूसरा यानी अपने नागरिकों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि प्रेम ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, इसका प्रश्न का उत्तर ऊपर चला गया। हाउ कैन अ कंट्री बी सच अ, अरे बेटा पाकिस्तान मैंने बोला कंट्री नहीं है बेटा, एक फेल्ड स्टेट है, असफल राज्य है। और ये मत समझना कि ये इमोशन में कही गई बातें, मैंने पूरा एक लेक्चर लिया आप लोगों को विस्तार से। अगर अब भी नहीं समझ में आया कि असफल राष्ट्र है तो वो कुछ भी कर सकता है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या एक बार आप सबको एयर स्पेस खुला रखना ये चीज समझ में आ गया और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस रहे? इसे नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से कैसे समझा जाए? ऑब्वियस है, जीएस पेपर 4 की तरफ हम अपनी यात्रा बताते हैं। ऐसा करना जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन। आप कहेंगे सर ये जिनेवा कन्वेंशन क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय युद्ध आचार संहिता, इंटरनेशनल वॉर कोड ऑफ कंडक्ट है जिनेवा संहिता की। भाई युद्ध होते समय क्या करना और क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो युद्ध शुरू होने के बाद एयर स्पेस बंद कर देना चाहिए नागरिक विमानों की आवाजाही के लिए, जिससे नागरिकों को नुकसान ना हो। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन की इस इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। लेकिन आज के समय में नैतिकता इन सब विषयों पर बात कौन करता है? नागरिकों को युद्ध के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना स्टेट स्पॉन्सर्ड इमोरलिटी है। जरा शब्दों का चयन ये मैंने बनाया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड इमोरलिटी यानी राज्य प्रायोजित अनैतिकता। ये मैंने कहां से बनाया? स्टेट एक्टर जो होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने वाले, वहीं से मैंने निकाला स्टेट स्पॉन्सर्ड इमोरलिटी। इसको आप ऐसे लिखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की सत्ता अपने नागरिकों की जान को भी सिर्फ रणनीतिक औजार की तरह देखती है, ना कि एक मानवीय मूल्य की तरह। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है? पॉइंट इज क्लियर?
या बहादुरी है या कायरता है, आप बताएंगे अब इसको कमेंट में। तो बड़ा ही हाँ हाँ, अब उसके पास पैसे वैसे है नहीं, अब रोएगा कि हमको नुकसान पहुंचा दिया इंडिया ने, अब हमें खाने को दो, हमें पीने को दो, मर गए हैं हम, आईएमएफ पे रोएगा। हाँ छवि, बिल्कुल वो चाहता है कि इंडिया वार एथिक्स के अगेंस्ट जाए, लेकिन इंडिया बड़ा प्यारा देश है, हम लोग वैसे हैं ही नहीं, और ये हमारी ताकत है। कोई ये कह दे कि चाइना ने हमें हरा दिया, मेरे प्यारे बच्चों कभी आपने इस विषय पर चिंतन किया था मेरे लेक्चर के पहले कि अगर कोई ये कहे कि चाइना ने हमें हरा दिया, जाके चाइना से लड़ो? कोई भी विद्वान, बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं। तो क्या मेरे एनालिसिस से पहले आपने इस विषय पर सोचा था कि यार चाइना ने हमें धोखे से हराया दोस्त? आज यू मुझे आप बताइए, चाइना ने धोखे से हराया कि नहीं? 1959 से नॉर्थ ईस्ट में वो एस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर रहा था, और हमारा पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और इंटेलिजेंस दोनों इस चीज को जानने समझने में फेल रहे। अदरवाइज युद्ध की जरूरत ना पड़ती। 1959 से ही हम डिप्लोमेटिक टॉक के द्वारा चाइना के साथ बात करते, इंटरनेशनल अथॉरिटीज को एंगेज करते। नॉन अलाइन मूवमेंट के हम संस्थापक थे, जिसमें लगभग 100 देश से ऊपर उस समय देश शामिल थे। नैम में वो 100 के 100 देश भारत का समर्थन करते, यानी डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट तो हम कर ही नहीं पाए। हमको तो 1962 में एकदम से युद्ध में उतरना पड़ा, हमारे पास बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई डिटेल में जाए, चर्चा किए। तो वो युद्ध हम पर थोपा गया युद्ध था। हमने युद्ध 1959 से लड़ा होता तो चाइना को भी अच्छा खासा नुकसान होता, और हमारा इतना बड़ा एरिया उनके अधीन नहीं जाता, और हम चाइना की तरह के देश भी नहीं। ठीक है, आज उसने हमारे भूक्षेत्र पर कब्जा किया, इतिहास गवाह है, सबका समय आता है। आज किसी का समय है, कल किसी और का होगा। भारत ने भी तो बांग्लादेश में के मुक्ति संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात ना जाने कितना वर्ग किलोमीटर लाहौर तक कब्जा कर लिया था। चाहता तो सारा रख लेता ना, लेकिन लिया हमने नहीं लिया, क्योंकि हम चाइना नहीं, हम भारत है। हम पड़ोसियों को महत्व तो देते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी ऐसे मूर्ख कि वो हमें महत्व तो नहीं देते। आप अपने आप को देखिए, अपने घर परिवार, अपने आसपास के लोगों को देखिए। इससे खूबसूरत जीव, यानी हिंदुस्तानियों से खूबसूरत जीव कोई हो सकते हैं क्या? विदेशियों को भी हम अपने यहां अपना शासक मान लिए, ऐसी स्थिति रही, उनकी सेवा करते रहे। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, पॉइंट इज क्लियर? चलिए शुरू किया जाए। तो इस टाइप की कुछ कुछ चर्चाएं इस समय होती रहनी चाहिए। और क्या क्या टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों? आज तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग लगभग जितने भी टॉपिक हैं जो आप हथियार पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में मैंने कंटेंट रात में ग्रुप में डालना शुरू कर दिया था, आज वही है। चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई अन्य अखबार हो, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है HAROP, यानी हारोप, यानी ड्रोन के बारे में, और ड्रोन की क्या भूमिका है किसी भी देश की सिक्योरिटी में। तो आज हम पहला टॉपिक ये करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, स्वाभाविक है, जीएस पेपर 2 हम गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति, इसके साथ साथ स्वाभाविक है इंटरनेशनल रिलेशन, हम इसको हर जगह से जोड़ सकते हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी एसे और प्रीलिम्स की निगाह से पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर एसे की निगाह से कैसे पढ़ेंगे? जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी तो आपको पता है। एसे मेरे बच्चों, अब वो 2013 वाला ही निबंध याद करिए आप, और 2020 वाला, दो निबंध आप याद करिए, तो पाकिस्तान से जो हमारी जंग हो रही है उसको आप और अच्छे से इस्तेमाल
कर पाएंगे अपने आंसर्स में। जीएस पेपर 3 की अभी ऐसे पे आते, कुछ बच्चों को याद हो गया होगा 2020 में क्वेश्चन पूछा था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। याद आया? यानी एज अ साइलेंट फैक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। साइलेंट मतलब उसको वो सुर्खियां नहीं मिलती। जैसे आपने कोई डिफेंस डील कर ली, इन्वेस्टमेंट ले लिया, पर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पर उतना ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिलता। आप खुद भी देख सकते हैं, इसीलिए साइलेंट कहा गया। तो ये जो हमने ड्रोन वगैरह लिया है, स्वाभाविक रूप से हमने इजराइल से बड़ी टेक्नोलॉजी ली है। तो आज जब हम ड्रोन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी भी पढ़ेंगे। ड्रोन कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, और मैं कहूं ऑफेंसिव डिफेंस सिस्टम के लिए, यानी आक्रामक या आक्रमण करने वाले रक्षा दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। जैसे ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, वैसे ही 2013 वाला निबंध भी जिंदा हो जाएगा, कहेगा कि सुनील अभिव्यक्ति अपने बच्चों को IQ-IP करो, इसको भी। तो हम कहेंगे हाँ भाई, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। आप देख सकते हैं, यानी जो ये भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही है, क्या अब आपके पास पूरा कम से कम 1000-2000 शब्द लिखने लायक टेक्नोलॉजी, और किस प्रकार से देश की रक्षा में उसकी भूमिका है, कंटेंट रेडी हो गया है कि नहीं हो गया। यानी सबसे पहले हम ड्रोन हमले, फिर किस प्रकार से हमारे मिसाइल्स, हमारे जेट पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर रहे हैं। क्रमशः लाहौर वाला समाप्त किया गया था। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है कि आज सीमा के अंदर जाकर के युद्ध करने की जरूरत नहीं, हम टेक्नोलॉजी से ही अपने दुश्मन देश को तबाह करते जा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वोपचार पैनेशिया है? मजा आया? इस एंगल से सोचा था बहुत अच्छी। नहीं तो यही है IQ-IP की ताकत। इसलिए अब हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है IQ-IP बाय सुनील सर। IQ-IP को क्या नाम देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं। IQ-IP मतलब इंटरलिंकिंग क्वालिटी। कौन बच्चा आई का मतलब बताएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इंटरलिंकिंग क्वालिटी, आई मतलब इंप्रूवमेंट नहीं। इंटरलिंकिंग क्वालिटी कौन सा प्रोग्राम? IQ-IP। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट में ये लिख देता है कि मेरे मन में क्या है। इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम या IQ-IP था, लेकिन अब क्योंकि हम अपना पूरा सेशन IQ-IP के नाम से ही आगे बढ़ाएंगे, जो कि यही नाम ही फेमस हो गया है। तो इंटरलिंकिंग क्वालिटी, बोलो भाई। प्रेम कुमार पांडे कह रहे हैं इंटरलिंकिंग क्वालिटी IS प्रोग्राम। और कोई बच्चा? और कोई और कोई जो मेरे नेचर को जानते हो? आने लगा है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, तो मोनिका जीतती हैं। ऑब्वियस इंटरलिंकिंग क्वालिटी इनोवेशन प्रोग्राम, यानी हम हमेशा नवाचार करते हैं। अब ये भी तो नवाचार ही है ना कि आपने क्या इस एंगल से भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखा? 2 निबंध एक साथ, और अभी इतना ही नहीं, आगे और भी है। S-400 हमने कहां से लिया? आज S-400 किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन जो तुर्की के हैं, जो चाइना के हैं, उनको नष्ट कर रहा है, उनकी मिसाइलों को नष्ट कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी यानी S-400 भी हमने कहां से लिया है मेरे प्यारे बच्चों?
कहां से लिया? रशिया से लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आज आप लोगों को यूज करना है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे काम करते हैं, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 ऐसे प्रीलिम्स यानी सेम उसी पैटर्न पर चलेंगे। लाहौर में सेम वही टॉपिक, हमने कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है समाप्त कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। नए पोप का चुनाव हो चुका है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे उनका नाम एंड वो सारी चीजें। ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस। फिर आते हैं S-400 और आकाश, दोनों की चर्चा है। ठीक है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में। और फिर उसके बाद इडुक्की जिले में इलायची किसानों के लिए छोटे घोंघों का प्रकोप बढ़ता जा रहा, तो प्रीलिम्स के लिए ठीक है ना, स्मॉल स्नेल कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं इलायची किसानों को, बहुत महत्वपूर्ण दहिंदू प्रीलिम्स के लिए। क्या सोशल मीडिया, तो मैंने बता ही दिया है, यानी लगातार इस पर आता ही रहता। अभी कल ही मैंने इस पर दिया कि सोशल मीडिया ऐसा है कि अच्छे अच्छे को निगेटिव की तरफ लेके चला जाए, डाउन टू अर्थ। ठीक है ना। विशेषज्ञों ने धान का क्षेत्रफल कम करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है। आप कहेंगे सर वो कौन सी योजना है, तो आपने पढ़ा होगा या नहीं, -5+10 स्कीम। क्या ये आपने पढ़ा? -5+10 स्कीम कृषि मंत्रालय की, भारतीय कृषि की एक नीति है जिसके तहत धान का एरिया कम किया जाएगा बट उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। और जो एरिया कम किया जाएगा, क्षेत्रफल कम किया जाएगा, उसमें दलहनी और तिलहनी फसलों को उगाया जाएगा और उसके माध्यम से क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव लाया जाएगा। जैसे ये चीज चर्चा आएगी वैसे ही जीएस पेपर 3 हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। विस्तार के साथ जीएस पेपर 3 कहेगा कि सुनील अभिव्यक्ति पहले IQIP कर दो अपने बच्चों के लिए, और वह IQIP क्या होगा? वह IQIP होगा यूनिट नंबर 4 क्रॉपिंग पैटर्न। बहुत सारे प्रश्न पूछे, क्रॉपिंग पैटर्न को कौन कौन फैक्टर, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत से फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, सॉइल टाइप है, मिट्टी है, ठीक है, भू आकृति है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, सरकार की नीतियां भी है। अब यह सरकार की नीति स्पष्ट रूप से क्रॉपिंग पैटर्न को एक महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ मोड़ती है। तो आज क्रॉपिंग पैटर्न पर एक क्वेश्चन और इस नीति के साथ क्रॉपिंग पैटर्न को कनेक्ट करके और एक बेहतर सा आंसर तैयार करा दिया जाएगा। क्रॉपिंग पैटर्न यही तैयार। अब बच्चा क्या करता है कि यार क्रॉपिंग पैटर्न पर ना इतना कंटेंट चाहिए, नहीं बच्चे, समझा दिया, 4 पॉइंट याद कर लो, 2-3 एग्जांपल याद कर लो, इससे ज्यादा मेंस में आपको याद ही नहीं रहेगा। लेकिन नहीं मानते। मैं आप सबसे कहता हूं जो फर्स्ट रैंकर है उनका टोटल मार्क्स निकालिएगा फाइनल सिलेक्शन। क्या 50% से ज्यादा मार्क्स हैं तो 1% या मैक्सिमम 2% आज तक का आप निकाल लीजिए। तो 50% पे क्यों रैंक लग रही? क्योंकि हम 50% लायक अच्छा लिखें, तो लिख ही नहीं रहे, क्योंकि हम सब खाना पीना चाहते हैं। ईच एंड एवरीवन, सब खाना पीना चाहते हैं। मतलब अद्भुत है यार कि फेलियर की पूरी श्रृंखला दशकों से चल रही है, हिंदी मीडियम की बात अगर मैं करूं, और उसके बाद भी कसम खा लिए हैं कि वो पुराना पैटर्न छोड़ेंगे ही नहीं। एक आदमी चिल्लाए क्या यार, ये पता है कि महासागर ऐसा सिलेबस, आप पूरा उसको डिटेल में कर पाएंगे क्या? तो जब नहीं कर पाएंगे तो क्रॉपिंग पैटर्न, क्या हम हेडिंग 4 नहीं डाल सकते? क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले 4 कारक अभी मैंने बता दिए। अब इस 4 कारक के अंदर नोट्स में ना जाने क्या क्या लिखा रहता है, कितनी मिट्टी, ये पता नहीं क्या क्या, उतना लिख पाएंगे आप 200 शब्दों में? लेकिन यार बच्चे को क्या ही समझा जाए, पिछले 5 साल से यही चीज समझा रहा हूं। लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि 1-2 बच्चे इतने नेगेटिव आ जाते हैं कि जो 18 बच्चे, मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो 18 बच्चे जिनको एक ट्रैक समझ में आ गया वो भी भटक जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है बच्चों। ये हमेशा याद रखिए, उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोग बोलते नहीं। डेमोक्रेसी में अच्छे लोग चुप रहते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बांग्लादेश में जब यह इस्लामिक मूवमेंट हुआ, कितने लोग, मुट्ठी भर लोग थे, उससे ना जाने कितने गुना ज्यादा लोग चुप थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको स्वाभाविक रूप से बहुत कम पढ़ना चाहिए, रिवीजन बहुत ज्यादा करना चाहिए। कम मतलब
जो चीज यहां दी जा रही थी इसको फाइनल कंटेंट क्या रही, जीएस पेपर 3 जब सर कह रहे थे जीएस पेपर 3 का ही है, लेकिन इसको हम करंट अफेयर्स के रूप में लेंगे। बड़ी विपदा है भाई। क्या लेंगे इसको हम करंट अफेयर्स की तरह लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको करंट अफेयर्स की तरह ले रहे हैं तो कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए मुझे। करंट अफेयर्स, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और हमारी मजबूरी, हमें कहना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स क्या ही करें। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और वो भी मोनिका सही कह रही है कि 50% तब आ रहा जब इंटरव्यू में धमाकेदार 200 के आसपास नंबर पा रहे, यानी 275 में 200 नंबर कितने परसेंट हो गए, तब जाकर के परसेंटेज 50 पहुंच रहा, नहीं तो 50 पहुंचता ही नहीं। तो लाइफ में मैं शुरू से क्या कहता रहा हूं, आप याद करिए, मल्टीपल रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन पर रिवीजन, ठीक है। ऑप्शनल को खा जाए, कब से कह रहा हूं सर मैं बहुत उदास हूं, क्या करूं। अरे भाई पहले आप एक चीज खत्म करिए, देखिए उदासी अपने आप खत्म हो जाएगी। उदासी तब रहती है, डिप्रेशन तब रहता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। एक कोई भी पेपर अगर आप एक नंबर का तैयार करके रख लीजिए, आप देखिए ऐसा रास्ता मिलेगा कि आप हर पेपर तैयार करते चले जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, जीएस का चारों पेपर हो गया, एसे हो गया, ऑप्शनल हो गया, हम आधे अधूरे हैं सब में। हमने जब ऑप्शनल पढ़ा तो ऑप्शनल को कंप्लीट नहीं किया, हमने फिर और भी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने कह दिया हमने कुछ और भी पढ़ना शुरू कर दिया। क्या ऐसा होता है कि नहीं? मैक्सिमम बच्चों के साथ अपनी अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख करके पूछिएगा। क्योंकि आपकी जिंदगी की बात 30-32 साल के बाद, आप विश्वास करें आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल या तो अपनी फैमिली को आप डिस्टर्ब करेंगे या दूसरों की फैमिली को आप डिस्टर्ब करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, चूंकि बीएमए करने के बाद 32 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद कुछ मिलना नहीं आपको इस दुनिया में, ना कोई रोजगार ना ही कोई कुछ, अगर घर से स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सब लोग अपने आप को एक नए ढंग से डेवलप कीजिए। तो जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, ऐसे ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब आता है रॉटरडैम सम्मेलन में एक खतरनाक कीटनाशक क्लोरपाइरीफोस। अब ये कीटनाशक है, प्रीलिम्स के लिए इसको भी पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर फारस की खाड़ी चर्चा में है, वहां नाम वगैरह को लेकर के विवाद चल रहा है, और नई धान योजना द हिंदू बिजनेस लाइन की है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब यहीं से चर्चा शुरू की जाए। क्या नई धान सुधार योजना कारगर होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 2 धान की नई किस्में, जीन एडिटेड किस्में बनाई गई थी, और उसको लेकर के मैंने एक मेंस का मॉडल क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया था, अगर आपको याद हो। अब उसी नीति का एक अगला पार्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नई धान सुधार योजना क्या है। तो पहला टॉपिक ये हो गया, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों डाउन टू अर्थ से है कि जो सरकार ने इस योजना के तहत बात कही है, नई धान सुधार योजना के तहत यानी नीति के तहत, तो उस पर कमेंट भी आ गया है विशेषज्ञों को। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार -5 + 10 की नीति लेकर के आ रही है, यानी जो क्षेत्रफल है, जो धान का एरिया है, वो पहले इतना था, अब उस धान का एरिया पहले इतना था, अब इसमें वो कटौती करके इतना करने जा रही है। 5 मिलियन हेक्टेयर पैडी एरिया, 5 मिलियन हेक्टेयर कम करने जा रही। तो उस पर विशेषज्ञों ने चिंता बताई है। स्वाभाविक रूप से किसानों की इनकम, खाद्य सुरक्षा, ये दोनों विषय संबंधित है। तो हमें इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार की योजना अच्छी है नहीं है, हमें ये देखना है योजना, क्योंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट है, कि भाई ये योजना क्या है, इसको लेकर के सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार किन लाभों की तरफ देख रही जिसके कारण से उसने यह परिवर्तन लाया, लेकिन इसको लेकर के क्या चिंताएं हैं जिसे विशेषज्ञों ने हमारे सामने रखा है। तो दोनों टॉपिक एक साथ हाइब्रिड हो गए और लाइफ हमारी चेंज हो गई। व्हाट इज द इश्यू?
4 मई 2025 को भारत के कृषि मंत्री ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित धान की किस्मों को लॉन्च किया। मैंने इस पर प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन करा दिया क्योंकि पहली थी, आपको याद होगा मैंने शब्द भी इस्तेमाल किया था पहली। और एक नई -5+10 धान सुधार योजना पेश की। अब -5+10 आपको समझ में आ गया होगा, यानी धान की खेती में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी लाना एरिया के हिसाब से, और नई तकनीक का उपयोग करके पैदावार को बढ़ाना, और इसके साथ साथ जो भूमि ये धान के खेत से बचाई जाएगी उसमें तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देना, यानी क्रॉपिंग पैटर्न को बढ़ावा देना। तो ये अब आर्टिकल में तो सिर्फ ये सारे फैक्ट लिख दिए जाते हैं, लेकिन अब आर्टिकल में ये जो फैक्ट लिखे गए हैं एक्चुअल में यूपीएससी के एस्पिरेंट किस तरीके से इसको देखें मेरे प्यारे बच्चों, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट को इसे देखने के लिए तुरंत चलना चाहिए जीएस पेपर 3 के सिलेबस पर। एक बार मैं बता दूं क्योंकि यहां भी बताना पड़ता है, वहां भी समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, खुशबू बेटा मेरी क्लास आप ट्रस्ट करो, ये मैं अपने अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये संजीवनी हिंदी माध्यम की। लेकिन जब तक इसे लोग समझ रहे थे 2019 के बाद से, आप देखिएगा कितने चेंजेस लोगों में आ रहे थे, खासकर यूपीएससी को लेकर के। इस बात को गहराई से देखिएगा। जैसे कुछ लोग कह देते हैं अब सर में वो बात नहीं रही, तो यही तो रिवर्स हो जाता है ना कि बच्चों में भी अब वो बात नहीं रही। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं? आप सोचिए उस टाइम पर जब अन अकेडमी पे लेक्चर ले रहा था, अड्डा पे ले रहा था, तो रिजल्ट भी तो खूब हो रहे थे। अब अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया तो समस्या तो हो रही है ना। तो बच्चे कहते हैं सर आप यूट्यूब पर आइए। अरे भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, क्यों नहीं आ सकते? 400-500 रुपए महीने देना ये कहां की, और इससे तो आप ही का फायदा होगा क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारी चीजें आपके हाथ में है। लेकिन इन विषयों पर किसी को नहीं सोचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको पहले देख लेते हैं कि ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जीएस पेपर 3 आपके सामने है और यहां पर बाई मिस्टेक यह एक ही यूनिट लगी है, लेकिन आप क्रॉपिंग पैटर्न वाली ये 5वीं लगी है, चौथी भी आप लगा लीजिएगा कभी कभी। अच्छा नहीं लगी है, सॉरी। प्रमुख फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नहीं कि क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करने वाले कारक, या धान और गेहूं भारत की मुख्य कृषि प्रणालियां बन पाई हैं, उसके पीछे कौन कौन से जिम्मेदार कारक, इस टाइप के प्रश्न यानी क्रॉपिंग पैटर्न पर प्रश्न बनते हैं। तो यहां पर एक ही चीज सीखनी है कि अगर फ्यूचर में क्रॉपिंग पैटर्न पर कोई प्रश्न आता है तो मैंने प्रारंभ में ही बताया कि सरकारी नीतियां क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करती हैं, जैसा कि सेम आप यहां पर देख सकते हैं -5+10 की यह नीति मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद यह एक प्रकार से सरकार की नीति है, तो मैंने इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस यूनिट के अंतर्गत भी रख दिया, चूंकि टेक्नोलॉजी हर चीज का इसमें समावेश होगा। फिर ऑब्वियस है इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, तो हमने इसका भी जिक्र कर दिया है। और सरकारी नीतियां तो मैं हर जगह डाल ही रहा हूं, क्योंकि भाई ये सब सरकारी नीतियों के उदाहरण है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि सरकारी नीतियों पर बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो हम इन सब नीतियों का भी जिक्र कर सकते हैं। फिर यूपी पीसीएस में इकोनॉमी गवर्नेंस, बिहार पीसीएस में जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया डेवलपमेंट। सेम इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य सभी पीसीएस के एग्जामों में भी यही सिलेबस रखा है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख उत्तरदायी कारक है, ये 20 में पूछा। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस। तो राइस व्हीट सिस्टम पर आपसे प्रश्न पूछा। अब राइस सिस्टम को बदलने के लिए सरकार की -5+10 स्कीम आपके सामने रखी गई है कि नहीं, रखी गई है कि नहीं। तो अब फ्यूचर में कोई प्रश्न बनेगा तो आप -5 और +10 को इसी प्रकार से यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, करेंगे कि नहीं करेंगे? फटाफट बताएं भाई, बोलिए, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है। अब आता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कौन कौन से हुए, यानी कि जो भी चर्चा में रहता है उसको लेकर के पीछे की भी चीजें पूछी जाती है। 2017 का ऐसे भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही। इस प्रकार की बहुत सी चीजें आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बने उसके लिए कृषि में डाइवर्सिफिकेशन भी आवश्यक है, और यह -5+10 की नीति उसी विविधीकरण की तरफ हमें ले जा रही। तो कृषि के डाइवर्सिफिकेशन पर भी कोई प्रश्न है तो भी यह एग्जाम्पल, यह नीति महत्वपूर्ण रूप से आपको आंसर राइटिंग में मददगार होगी। तो अब कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस यानी संदर्भ और महत्ता क्या है, -5+10। धान की खेती में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी करना, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, रेड्यूस पैडी कल्टीवेशन बाय 5 मिलियन हेक्टेयर, और दूसरा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से शेष भूमि, यानी जो भी भूमि बच रही है 5 मिलियन हेक्टेयर कम करने के बाद, उसमें धान उत्पादन में 10 मिलियन टन की वृद्धि, यानी जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो। और इसी के लिए 2 जीन एडिटेड बीज भी बनाए गए थे, आपको याद होगा। तो वो जीन एडिटेड बीज इसीलिए थे पहले विश्व के कि जिससे हम भू क्षेत्र कम करें लेकिन उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन कम ना हो। अब भू क्षेत्र उतना, उत्पादन में वृद्धि, किसानों की इनकम बढ़ी। भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। उस स्थिति को बदलने के लिए यह स्कीम महत्वपूर्ण हो गई कि नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से तो -5+10 अब 100% खुल गया बेटा, -5+10 100% खुल गया। और उत्पादकता वृद्धि, चूंकि भारत में पर हेक्टेयर उत्पादकता चाइना जैसे देशों के मुकाबले बहुत कम है, तो हम पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा, आपको याद होगा कि हम हमेशा पढ़ते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति। क्या पढ़ते हैं? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति यानी बाहर से हम जिन चीजों को मंगा रहे हैं, अगर वो महंगे में आएंगी तो हमारे देश में वो महंगे में उनका उपयोग जहां भी होगा वो महंगे में होगा, तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा। और हम दलहन यानी दालों और तेलों का आयात खूब करते, यानी चलाने वाले तेल और खाने वाले तेल, ध्यान से रखिएगा, के कारण ही हमारा व्यापार घाटा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब यूक्रेन संकट हुआ, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो सूरजमुखी का तेल महंगा हो गया, भारत के लिए समस्या हो गई। अनएडिबल ऑयल की कीमतें बढ़ी, भारत के लिए समस्या हो गई। तो भारत ने अपनी सप्लाई चेन विशेष परिस्थितियों में भी प्रभावित ना हो उसके लिए स्वयं पर निर्भरता के लिए -5+10 स्कीम की शुरुआत की है।
और इसीलिए जो धान के अंतर्गत खेती है उसे कम किया जाएगा और उसकी जगह हम दलहन और तिलहन की खेती करेंगे और इससे आयात पर निर्भरता कम होगी। यही विषय मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपके सामने रखा गया है। और दलहन जो फसलें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, भूमि को ताकत देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी भूमि की उर्वरकता और बढ़ेगी और साइक्लिक रूप से हम और उत्पादन कर पाएंगे। इसके अलावा पंजाब ऐसे राज्य जो धान और गेहूं के क्रॉपिंग पैटर्न के अभिशाप का सबसे गहरा सामना कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस स्कीम से, सरकार की नीति से, सरकार के सहयोग से उन्हें उस अभिशाप यानी ग्राउंड वाटर जो जा रहा है, क्योंकि ये सब वाटर इंटेंस क्रॉप हैं, धान विशेषकर बहुत ज्यादा पानी खपत करती है और ग्राउंड वाटर पंजाब और हरियाणा में बहुत नीचे चला गया, विशेषकर पंजाब में। तो स्वाभाविक रूप से उस समस्या का भी समाधान होगा। किसानों को जब विकल्प मिलेगा तभी क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आएगा। ये वही विकल्प भारत सरकार -5+10 नीति के द्वारा प्रदान कर रही है। क्या यह पॉइंट आप 100% समझ गए? क्या यह समझ गए कि यह नीति मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी इंडिकेटर को मजबूत करेगी, विषम परिस्थितियों में ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता को भी कम करेगी, जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट एक्शन भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 को भी हम टारगेट कर रहे हैं और दाल पोषण युक्त भी है। तो एक साथ हम ना जाने कितने लाभ यहां पर ले रहे हैं। सब बच्चे बता दें, अगर टॉपिक समझ में आ गया तो दैट्स इट। अब बस इसके अलावा इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। 100% मेरे प्यारे बच्चे, 100% नॉट। अब आता है पैडी क्यों महत्वपूर्ण फसल है, तो सब बता ही चुका हूं भैया। धान का प्रभुत्व क्यों है? अरे भैया क्योंकि एमएसपी पर खरीद जबरदस्त होती है, किसानों की फिक्स्ड इनकम है। दलहन तिलहन की बहुत कम है, इसलिए किसानों की यहां पर फिक्स्ड इनकम नहीं है, तो किसान इसको पैदा नहीं करते। सरकारी सहायता बहुत ज्यादा है दलहन तिलहन में है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कमजोर है। धान का बाजार जोखिम बहुत कम है, क्योंकि एमएसपी है, उस कीमत से नीचे इनका बिकेगा नहीं। दलहन तिलहन में उच्च मूल्य अस्थिरता, यानी कभी 100 रुपया भी हो सकता है, 150 हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो एमएसपी धान एक पसंदीदा फसल क्यों है? यही प्रश्न था ना मेरे बच्चों प्रीवियस ईयर में। जरा देखिएगा, धान और गेहूं पसंदीदा फसल क्यों है जो अभिशाप बन रही, यही प्रश्न था कि नहीं था? एक बार फटाफट आप लोग मुझे बताएं। बताएं बच्चे, क्या धान एक पसंदीदा फसल क्यों है? यही प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था? जरा एक बार देखिए आइए, तब आपको मजा आएगा यूपीएससी की तैयारी करने में। नहीं तो आप कहेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या पूछा, धान और गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं? तो आ गया ना भाई, आ गया कि नहीं आ गया? एमएसपी, ठीक है। धान एक पसंदीदा फसल के एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करना, बिजली सिंचाई और उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी देना, ठीक है ना। एक इसकी एक परंपरा भी रही प्राचीन काल से ही, कोल्डीवा वगैरह से। वैकल्पिक फसलों में आर्थिक रूप से व्यवहार्यता की कमी, यानी वो आर्थिक रूप से उतने लाभकारी नहीं है। -5+10 योजना यह क्या प्रस्तावित करती है? द -5+10 प्लान, व्हाट इट प्रपोजेस, आपके सामने देख सकते हैं। धान की खेती कम करें कितना, धान का उत्पादन बढ़ाएं कितना, मुक्त की गई भूमि का उपयोग करें कहां, आधारभूत टेक्नोलॉजी, जीनोम संपादित धान की किस्में, दीर्घकालिक लक्ष्य, खाद्य तेल और दालों का कम। देख सकते हो क्या मस्त कंटेंट है। आप मुझे बताइए बच्चों, कंटेंट के बारे में बताइए। गोल एंड टारगेट, ठीक है। यहां लक्ष्य और लक्ष्य लिखा है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लक्ष्य यह है और इस लक्ष्य का लक्ष्य क्या है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है।
भारत की आयात निर्भरता तिलहन और दलहन की कितनी है, मैंने कॉन्सेप्ट में बता दी है, डेटा में यहां दिया गया है, आप देख सकते हैं। यानी हम सबसे ज्यादा दाल उत्पादित करते हैं, उसके बाद भी हम, क्योंकि सबसे बड़े उपभोक्ता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। दाल में हम शुद्ध आयातक क्यों बने हुए, यानी हम जितना निर्यात करते हैं उससे ज्यादा आयात करते हैं, इसीलिए शुद्ध आयातक कहते हैं। क्योंकि हमारे यहां उपज में वृद्धि नहीं हो रही, जितना हम पर हेक्टेयर पैदा कर रहे हैं उतना ही हो रही है, और डिमांड बढ़ती जा रही, शहरीकरण बढ़ रहा है, तभी मूल्य अस्थिरता है और खराब खरीद, यानी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम अच्छी नहीं। तो -5 + टन सुधार योजना की व्यवहार्यता क्या है, यानी इसमें क्या क्या शामिल है, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत साउंड है। जैसे भारत की औसत धान उपज 2.8 टन पर हेक्टेयर है, चाइना का 4 टन पर हेक्टेयर, आप देख सकते हैं लगभग आपका डबल। और यही प्रीलिम्स में 2024 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, जिन्होंने पेपर नहीं देखा देख लीजिएगा, यही पूछा गया कि भाई चाइना की उत्पादकता भारत से ज्यादा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि भारत में अगर हम 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर पैदावार को 2.8 से बढ़ा करके 3 टन पर हेक्टेयर कर दें, तो स्वाभाविक रूप से हम इसमें लाभकारी स्थिति में आ सकते हैं, और यही इस योजना का लक्ष्य है। तो तकनीकी रूप से सुदृढ़ है, लेकिन व्यवहार में आर्थिक रूप से जोखिम भरा है, ऐसा कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है, खरीदने की सरकार की, समय पर भुगतान की समस्या है, बाजार तक ये माल पहुंचेगा कैसे और मूल्य कैसे स्थिर रहेंगे, ये सारी समस्या यहां पर बताई गई है। यही है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? और उन्हीं को आप डिटेल में बता दें। भाई धान की खरीद का पूरा एक सिस्टम है, तो आप नीति भले ला रहे, किसान इच्छुक ही नहीं होगा पैदा करने का, बाजार में इसके मूल्यों की हमेशा अस्थिरता रहती है। पीएम आशा योजना का प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक समस्या है, और इसलिए हमें इस पर एक बार विचार करना चाहिए, और जो इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं, उस पर काम करना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो वही है जो मैंने बताया कि जैसे आपको अच्छे से पता है कि इंडिया में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्यों धान गेहूं के पक्ष में, क्योंकि सरकार की खरीद प्रणाली बहुत अच्छी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया धान और गेहूं को खरीद रहा है एक निश्चित कीमत पर, पूरा बाजार बना हुआ है, और साथ ही क्योंकि वह सरकार की नीतियों का हिस्सा है, पीडीएस का है, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का है, गरीब कल्याण योजना का है, तो बहुत सी चीजों में इसलिए उसका एक सिस्टम है। अभी दलहन और तिलहन का सिस्टम बन नहीं पाया, तो सिस्टम की ही समस्या। अगर हम सिस्टम को बना दें, और यहां यही बात है कि सिस्टम बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स का भी यूज करें, तो हम बेहतर परिणाम तक पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज आपको बता ही दिया गया। जीन संपादित धान जो उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, वैश्विक उदाहरणों का भी जिक्र किया गया है कि चीन क्या कर रहा है। ठीक है, यानी चीन हाइब्रिड चावल बना रहा है, और सख्त खरीद, यानी कि बहुत अच्छी उसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके माध्यम से उच्च धान उत्पादकता। तो भारत भी ऐसा कर सकता। ब्राजील क्या कर रहा, निजी क्षेत्र की भूमिका उसके यहां सोयाबीन और तिलहन में बहुत ज्यादा, इसीलिए वह इन फसलों में बहुत मजबूत स्थिति। भारत को भी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, यानी केवल सरकार ना खरीदे, मुकेश अंबानी भी खरीदे। यूएस से भी कृषि में ढेर सारे बिल ला करके फसल बीमा और अन्य अनेकों प्रकार की किसानों को सुविधाएं देता है। भारत को भी ऐसा देना चाहिए। वियतनाम एकीकृत चावल दाल सब्जी फसल प्रणाली अपनाता है, यानी चावल उसी खेत पर चावल, फिर दाल, फिर सब्जी। इससे मिट्टी का हेल्थ बढ़ता है, और किसानों की आय एक बार चावल से, एक बार दाल से, एक बार सब्जी से, यानी इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। हम इसको भी अपना सकते हैं। यही सारी बातें हैं, और पर्यावरण एवं पोषण संबंधी औचित्य मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी बेस्टिंग स्टंटिंग की कंडीशन है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग।
व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी अब हमें क्या करना चाहिए, यही जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको दूर करना चाहिए। खरीद प्रणाली को और मजबूत बनाए, सुधार करें। पीएम आशा को प्रभावी ढंग से लागू करें, उसको बजट वगैरह और दें। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, यानी एमएसपी पर निजी क्षेत्र भी खरीद करे, केवल सरकार ही खरीद ना करे, क्योंकि सरकार के पास उतना मजबूत सिस्टम नहीं। फसल के पश्चात इंफ्रा को मजबूत करे, यानी कि जैसे फसल तैयार हो गई तो भाई उसको औने पौने दाम पर बाजार में किसान ना बेचने पाए, गोदामों में रखो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाओ, तेल मिल बनाओ, ठीक है ना। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना करो, ठीक है ना। अनुसंधान एवं विकास तथा विस्तार यानी आरएनडी करो। और फिर कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों, द -5+10 प्लान इज एम्बिशियस एंड विजनरी, अलाइनिंग विद नेशनल गोल ऑफ, ठीक है ना। -5+10 योजना महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी, जो निम्नलिखित राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप: पहला, आयात में कमी, पोषण सुधार, जल स्थिरता, जलवायु लचीलापन। हालांकि किसानों की आय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जब तक सरकार नंबरित खरीद को ठीक करता है, उचित रिटर्न सुनिश्चित करता है, इसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है और बाजार बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स आइटम भी आपको दे दिया गया है, कुछ प्रीलिम्स वगैरह करिए, एक मेंस का प्रश्न। एक बार सब बच्चे बताएं पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है कि? भारत की नई धान सुधार योजना पैडी रिफॉर्म प्लान का उद्देश्य धान की खेती को तिलहन और दलहन की ओर स्थानांतरित करना है, यानी क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन लाना। इस संदर्भ में यह नीति भारत के पारंपरिक फसल चक्र यानी क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित करेगी, विश्लेषण करें। India's new paddy reform plan aims to shift paddy cultivation towards oilseed and pulses. In this context, how will this policy affect India's traditional cropping pattern? Analyze कीजिए। इंट्रोडक्शन, इंडियाज ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, धान गेहूं गन्ना। इंपैक्ट ऑफ द पैडी रिफॉर्म प्लान ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, यानी जो क्या इंपैक्ट होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन होगा क्रॉप का, कृषि का विविधीकरण होगा, यानी हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में एक शिफ्ट दिखाई देगा। पर्यावरणीय लाभ क्या होंगे, पोषण और आर्थिक लाभ क्या होंगे, लेकिन चैलेंज भी हैं। चैलेंज है कि भाई एमएसपी और खरीद की जो प्रणाली अभी भी वो धान गेहूं के पक्ष में है। ईल्ड यानी उपज और आय, यानी उपज कितनी होगी, कितनी इनकम होगी, किसान इसके बारे में अनिश्चित हैं। दलहन और तिलहन को लेकर के तो स्वाभाविक उसकी फसल की खेती कितनी करेंगे। इसके अलावा कल्चरल एंड बिहेवियरल रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि अब धान की पैदावार जैसे हमारे जीन्स में शामिल हो चुकी है, तो अब उसको आप कैसे बदलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट लिंकेज भी है कि भाई हम दलहन और तिलहन को किस तरीके से फसल तैयार होने के बाद संरक्षित करेंगे, कैसे उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे मार्केट में लेके आएंगे, उसकी उचित कीमत दिलाएंगे। ये चिंता है, लेकिन वे फॉरवर्ड भी है। सब आपको बता दिया कि एमएसपी पॉलिसी को रिफॉर्म कीजिए, दलहन और तिलहन फ्रेंडली बनाइए, क्लाइमेट रिजाइलिएंट क्रॉप वैरायटीज डेवलप कीजिए, ये सारी चीजें हैं। एक अच्छा इंश्योरेंस दीजिए, क्रॉप इंश्योरेंस इसको दीजिए, ठीक है। इसके अलावा खरीदारी की प्रक्रिया को बेहतर कीजिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाइए जिससे किसान इस नीति के प्रति अवेयर हो सके। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन तो हिंदुस्तान में चलता ही नहीं। फिर कंक्लूजन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही चीज, परिचय, भारत का पारंपरिक, यानी हिंदी में भी पूरा कंटेंट रेडी है। कैसा लगा बच्चों, आनंद आया कि नहीं आया, बताएं मुझे एक बार सभी बच्चे, आनंद आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आनंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आनंद एक बार बताएं भाई, नहीं आया तो फिर कोशिश करेंगे। अच्छा, आज मैंने क्लास शेड्यूल वगैरह सब आप लोगों के समक्ष रख दिया है, यानी IQIP का जो पूरा प्लान है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके सामने आज रख दिया गया है। और वो आपको एक बार बता दूं तो जैसे हमारे जो मेन 2 कोर्स हैं, प्लेटिनम जिसमें डेली 4 लाइव क्लास होंगी, प्री मेंस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर्स की एक, तो अब आज उसका, और यही सुविधा डायमंड में भी है, दोनों चीजें एक ही हैं, बस केवल यहां पर्सनल मेंटरशिप एक्स्ट्रा है। इसी कारण से बच्चों को फीस अधिक लग रही है। तो पर्सनल मेंटरशिप आप क्यों प्लान कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में, अब वो भी 2 साल का है यार,
अच्छा, आज एक बार मैं बता ही दूं, नहीं तो कुछ बच्चे ना जैसे फीस, यार आप एक चीज देखो कि इसमें अगर हम देखें प्रीलिम्साथॉन और मेंसाथॉन टेस्ट सीरीज, केवल ये दो टेस्ट सीरीज, मैं आप सभी से अभी क्लास में कहता हूं, आप इंडिया की जितनी भी कोचिंग हैं, पहली बात तो मेरी प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज उनसे कंपेयर कीजिए, और उनका कितना रेट है, एक मेंस की उनकी टेस्ट सीरीज कितने में होती है, अब दोनों को कंपेयर कीजिए और फिर मेरी फीस आप बताइएगा कि मैं इन्हीं कोर्सेस में ये टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, यानी टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं दो, कितना पैसा हो गया एक बार आप कंपेयर करिए। तीसरा, ये उन लोगों को है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनको भी ये जानना चाहिए, फैलाइए लेकिन जान के फैलाइए। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शनल की फीस कहीं पर भी 50,000 से कम नहीं, आप हिंदी साहित्य पढ़ने जाइए 50,000 फीस है, बाकी अन्य सभी ऑप्शनल की तो क्या ही हालात है आपको पता, 50,000 ऑप्शनल की फीस है, वो भी इस कोर्स में ऑप्शनल भी शामिल है, यानी दो टेस्ट सीरीज प्लस ऑप्शनल ये आपके इस प्रोग्राम में शामिल है, प्लस पूरा जनरल स्टडीज शामिल है, जीएस पेपर 1 2 3 4 प्लस एसे शामिल है। आप विचार कीजिए, और फीस कितनी, अगर आप डायमंड में आए केवल पर्सनल मेंटरशिप छोड़ दें तो केवल छूट उठ मिला करके अप्रॉक्स 50-55 हजार रुपए 15 महीने की फीस, एक महीने कितना हुआ, 3,000 3,500 रुपए आप, और इसमें भी टेस्ट सीरीज शामिल है, जरा ध्यान से देखिएगा, टेस्ट सीरीज इसमें भी शामिल है। अब आप सोचिए टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल मिला दीजिए और जीएस मिला दीजिए तो डायमंड 15 महीने का आपको लगभग 999 रुपए का पड़ेगा हर महीना, निकालिए आप। मेरी जो दो टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल रही हैं, प्लस इसमें आपको ऑप्शनल मिल रहा है, दोनों अगर इन तीनों की फीस आप मार्केट निकाल के देखिए तो 80 मतलब 60-70 हजार रुपए मिनिमम केवल ऑप्शनल और दो टेस्ट सीरीज की फीस है, ध्यान से समझिएगा। और मैं जीएस तो जोड़ ही नहीं रहा हूं, लेकिन नहीं तो थोड़ा सा एक अपना अपना विवेक भी लगाइए, आईएएस बनने जा रहे हैं, इमोशनल होकर के अटैक करेंगे, समस्या आप ही को होनी है, हमेशा याद रखिएगा, इमोशनली अटैक समस्या में आप फंसेंगे, इसलिए तार्किक बनिए, लाइफ में हमेशा तार्किक नहीं बनेंगे, समस्या में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स तो खैर डेली 4 लाइव क्लासेस, तो आज उसका पूरा शेड्यूल आपके सामने मैंने दिया है, एक बार आप सब बच्चे देख लें, जिससे कि आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा शेड्यूल, हम प्री बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाने वाले हम हिंदुस्तान के पहले इंस्टीट्यूशन यानी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हम हैं जो प्रीलिम्स बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं और मेंस बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं। फॉर मेंस रीजन मैंने पहले बताया, चूंकि दोनों का प्रश्न पूछने का तरीका और आपका टेम्परामेंट कैसे डेवलप किया जाए उसके प्रति, प्रश्न पूछने के प्रति बिल्कुल अलग है। एक है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें आपको एक मिनिमम नंबर पाके केवल क्वालिफाई करना, उसके लिए आप सालों साल पढ़ते हैं, एक तार्किक प्लान आपके पास नहीं होता है, परिणाम आपको समझ में आता है कि प्री बार बार फेल। तो हम आप देख सकते हैं 1 जून से ही प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास भी डिसाइड हो चुकी है। तो प्रीलिम्स के लिए मंडे टू फ्राइडे सुनील अभिव्यक्ति की क्लास 7 बजे से 9 बजे, द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी यानी करंट अफेयर्स जिसको आप कहते हैं, तो डे 1 से ही करंट अफेयर्स आपका यह चलेगा जो मैं लूंगा प्रीलिम्स में। सीसेट हम लोग जून में स्टार्ट कर देंगे, रवि रंजन सर आप सब उनसे पढ़ रहे हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं, सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे, यानी देख सकते हैं क्योंकि सीसेट सबसे बड़ी समस्या है, हम 1 जून को सीसेट की क्लास यानी जून में ही सीसेट की क्लास आपको स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख को तो वर्कशॉप होगी, स्वाभाविक है। फिर उसी यानी 1 जून से ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, आदित्य सर आप सबने बहुत पढ़ा है, 12:30 बजे से मंडे टू सैटरडे ये भी स्टार्ट है। और डे 1 से ही टेस्ट मैंने जैसा कहा इसमें शामिल है सब सेक्शनल, पीवाईक्यूज और फुल लेंथ टेस्ट डे 1 से ही, इसलिए तो हमने अपने प्लेटिनम या डायमंड में टेस्ट सीरीज शामिल की, क्योंकि केवल वो बेचना नहीं बेटे, और कौन बेच रहा है भाई, आपको नहीं खरीदना आप बिल्कुल मत खरीदिए,
सिंपल सी बात है, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं ये कॉस्टिंग बताया कि भाई 2 साल तक ये कोर्स चलेंगे, उसकी कॉस्टिंग ये आती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे चाहेंगे वो अपने मन से लेंगे, इसमें नाराज होने वाली और गुस्सा होने वाली क्या बात। अब आता है मेंस का फाउंडेशन। अब मेंस में देखिए आप, यानी जून से ही एथिक्स आपका स्टार्ट होगा 1 जून से। सुनील सर सुबह 10 बजे, और आप देख सकते हैं डे कैसे कैसे प्लान है, एक एक चीज डिफाइन है सुबह 10 बजे। फिर ए से यह भी साथ में ही स्टार्ट है, सुनील सर सुबह 10 बजे, यानी इथिक्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये होगा मेरा लेक्चर। फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे यानी कि बृहस्पतिवार शुक्रवार एसआर यानी स्टूडेंट रिवीजन होगा, और सैटरडे टेस्ट होगा और आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट मैं कराऊंगा, याद रखिएगा। यानी जो पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना है, और ये ऐसे ही चलेगा। आप रिकॉर्ड कीजिएगा, इसमें अब कोई चेंज, चूंकि 25 में मैं प्रीलिम्स पर बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अगर प्रीलिम्स में नहीं अच्छा कर पाया तो क्या कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा वहां एथिक्स और इसे सब बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन प्रीलिम्स पर फोकस थोड़ा ज्यादा हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम जून से ही, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म भी बनाया था, फिर ये ऐप वो ऐप, उसमें थोड़ा सा समय भी खराब हुआ, लेकिन अब तो सब कुछ सेटल है। आप लोग एक बार इस प्लान पर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर ए से सुबह 10 बजे, और 50 लेक्चर है ऐसे में, नॉट 14 लेक्चर, या जैसे पिछली बार मैंने 14 लेक्चर लिए थे, 14 सेशन, लेकिन वो लंबे सेशन थे। ए से सुनील 50 लेक्चर, यानी सब कुछ। ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लेक्चर होगा, मंडे ट्यूसडे, संडे कुछ नहीं होगा, मंडे आपको भी पूरा आराम दूंगा। मंडे ट्यूसडे स्टूडेंट रिवाइज करेंगे, जो मैंने पढ़ा है 3 दिन में मैं एक टॉपिक खींचूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने फिलोसॉफिकल लिया तो 3 दिन में मैं समझा ले जाऊंगा, मुझे पता है। ठीक है, कम से कम एक एंगल कोई न कोई। फिर उसके बाद वेडनेसडे को टेस्ट होगा, उसी का आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सिखाऊंगा, यानी डे 1 से आंसर राइटिंग जो मेरा प्लान है वो आपका चलेगा। फिर इसके बाद हिंदी ऑप्शनल भी शुरू है। टाइमिंग क्या है, रात को 9 बजे आप देख सकते हैं, 9 बजे। ये 11 बजे वाला हटा दीजिएगा, क्योंकि ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरा 1 घंटे का लेक्चर ही किसी भी के 3 घंटे के लेक्चर के बराबर होता है, आपको अच्छे से पता है। तो 9 बजे हमारा क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यह हम हिंदी साहित्य कराएंगे, और इस हिंदी साहित्य में 3 दिन जो आप पढ़ेंगे उसको थर्सडे फ्राइडे रिवाइज करेंगे, सैटरडे इसका भी टेस्ट होगा। और फिर हिस्ट्री ऑप्शनल आप देख सकते हैं, सेम टाइम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा लेक्चर होगा, और आप देख सकते हैं संडे आपकी छुट्टी, मंडे ट्यूसडे आप रिवाइज करेंगे, और बुधवार को टेस्ट देंगे सेम उसी पैटर्न पर। और मेंस में जो करंट अफेयर्स होता है वो भी क्लास, द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, एडिटोरियल एनालिसिस, आप देख सकते हैं 7 PM से 9 PM मंडे टू फ्राइडे। यह क्लास में 7 बजे कर दूंगा, इसलिए चूंकि एक नए तरीके से फाउंडेशन के साथ इसको मैंने जोड़ा है, और आप लोगों ने देखा होगा पहली बार ये मेरा हिंदू फाउंडेशन के साथ जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, पहली बार। तो आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि अब 2026 में हम रिजल्ट की ओर करीब पहुंचेंगे। और आप स्वयं बताएं मैं कब तक ऐसा कह पाऊंगा। भाई लास्ट ईयर भी ठीक है सिलेक्शन में नहीं दे पाया, लेकिन कम से कम 4 बच्चे थे, उसमें से 2 इंटरव्यू तक पहुंचे। तो सिंपल सी बात है कि कोशिश करेंगे अब की बार 40 बच्चे, तो कहीं भी रुकावट नहीं है। मैंने जो कोशिश की है, 27 बच्चे पूछते हिसाब दीजिए। सपना तिवारी आप हो बेटा क्लास में, बताओ कितने बच्चे थे आप लोग बिहार पीसीएस के मेंस में। 1 मिनट सपना आप कमेंट करो, जिससे और बच्चों को भी ट्रस्ट हो। 78 बीपीएससी में कितने बच्चे थे आप लोग ग्रुप में जो मेंस लिखे हैं, कमेंट करिए जरा। और 5 बच्चे ऐसे थे जो अलग से एसे की क्लास केवल लिए थे मुझसे। तो ये रिपोर्ट कार्ड
माना जाता है। नहीं नहीं सपना, यश सर नहीं बेटा, संख्या लिख दो। कुल मिलाकर के 27 बच्चे थे जिन्होंने मेंस लिखा मेरे अंडर में। 27 देखो, गीता ने भी लिखा, इन्होंने भी मेंस लिखा है, रहमान ने भी मेंस लिखा, सपना ने भी मेंस लिखा। 27 बच्चे थे इनके ग्रुप में जिन्होंने मेंस लिखा। जबकि ना मैंने कभी बिहार पीसीएस पढ़ाया, ना कभी कुछ किया, ना कुछ किया। फिर भी रहमान, सपना, एक बार ये चाहूंगा कि हमने जो कोशिश की वो कोशिश अच्छी थी कि नहीं थी। जो लोग रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं तो मुझे बाहर देने की जरूरत नहीं। आप सब बच्चे जो मेरी क्लास इस समय देख रहे हैं, जिससे कि ये कमेंट तो आप लोगों को दिखते हैं यूट्यूब पर, ये कमेंट दिखते नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हमने मेहनत की, अच्छी कोशिश की। अब आगे और अच्छी कोशिश करेंगे। तो 27 और 5 बच्चे एसी में थे, 32 बच्चे अगर मेंस लिख पा रहे हैं और हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, तो यार ये भी तो सक्सेस है। बड़ा बड़ा ताज्जुब होता है यार कि सारी रिपोर्ट कार्ड मुझे दो, आपके यहां से कितने पास हुए? मैं तो पहले ही दिन बता दिया कि भाई नहीं हो पाए। मैं तो छुपाने वालों में से हूं, लेकिन आप यही बात बड़े बड़े बिगीज से भी तो पूछिए, हम ही से पूछना है। जो भी दो तुम ही दो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है बच्चे, और आप लोग इसका हिस्सा बनना चाहें तो बन सकते हैं। केवल जीएस भी अवेलेबल है, केवल ऑप्शनल भी अवेलेबल है, केवल ए से भी अवेलेबल। जैसे बिहार पीसीएस वाले अगर केवल ए से चाहते हैं तो आपको अच्छे से पता, फिलहाल सब कुछ तो यूपीएससी की तरह ही पढ़ना है, केवल बिहार पीसीएस वाला अलग है, वो कराऊंगा। तो ये बिहार पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना स्टेट। तो एसे का प्रोग्राम 50 लेक्चर, और फिर सीसेट की भी अलग से मेंटरशिप है। जो लोग लगातार सीसेट में फेल कर रहे हैं अलग से कर सकते हैं, यानी जिसमें रवि सर डे बाय डे उन्हीं बच्चों पर फोकस करेंगे जो ये मेंटरशिप उनकी लेंगे। और फिर उसके बाद ऑब्वियस है मेंस की मेंटरशिप पर तो भी मैं अलग से बात करूंगा। तो ये सारी जानकारी रही आपके लिए, ठीक है। जिनको भी जुड़ना, हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग है, और ये फोन नंबर आप मैसेज करके या कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट जरूर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। गीता इंटरव्यू के लिए कुछ बोलेंगे बेटा? करते हैं कुछ, उसका भी प्लान करते हैं। अभी थोड़ा सा मेरा सेटलमेंट हो जाए इस तरफ, और फिर उसके बाद बिहार पीसीएस के इंटरव्यू की भी कुछ चर्चा करते हैं। और क्या चर्चा करेंगे, 1 जून से जो प्लान यही है कि जो ये कंटेंट है इसी में यूपीएससी इंटरव्यू का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। यूपीएससी इंटरव्यू का मैंने बच्चों से क्या रखा, अगर आपको भी तो बता रखा है भाई, क्या रखा है कि नहीं, 1 तारीख से इंटरव्यू की क्लासेस शुरू करा दूंगा। क्योंकि हर्षिता का जिस तरीके से 110 नंबर आया तो उसने थोड़ा तकलीफ दिया कि यार अगर अभी से बच्चों को क्वेश्चन दिया जाए और वो खुद घर पे प्रैक्टिस करें तो शायद, और क्वेश्चन ही ना दिया जाए उसका आंसर भी दिया जाए। यूट्यूब पर मैं केवल क्वेश्चन दे रहा था, आपको याद होगा, यूट्यूब पर मैं केवल क्वेश्चन दे रहा था, आंसर नहीं दे रहा था। सही है कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आंसर भी देने जा रहा हूं। तो आप सोचिए कि अगर डेली मैं 1 क्वेश्चन ट्रेडिशनल और 1 क्वेश्चन करंट से जोड़ करके 2 क्वेश्चन और 2 आंसर दूंगा, तो 1 साल में 6 महीने में कितने क्वेश्चन कितने आंसर की बुकलेट तैयार हो जाएगी, और उसमें सब हॉबी, ये वो फलाना ढमकाना जो भी है। तो मैं शुरू करने वाला हूं बेटा। आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, बिहार पीसीएस के जितने बच्चे हैं, मैं अपनी चीजों में अवेयर हूं, क्योंकि आप लोगों के पेपर अच्छे हुए मुझे पता है, और उम्मीद करता हूं कि उसमें से कई बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो मैं मेहनत में कमी नहीं करूंगा, आप लोग इसके बारे में आप चिंतन छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरे जीवन में अगर आपका हाथ पकड़ा है तो स्वाभाविक रूप से आपका हाथ पकड़े रखूंगा, अगर आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे बीच में क्या होता है, बच्चे अधीर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बदल देते हैं। नहीं बदलना चाहिए बच्चे, आप ट्रस्ट करिए। अगर एक बार टीचर समझ में आ जाए तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि अगर आप टीचर को छोड़ देते हैं तो फिर इसमें नुकसान किसका है? उसका भी है, चूंकि एक अच्छा बच्चा गया, लेकिन आपका तो फ्यूचर ही गया ना। आप बताएं, गलत कह रहा हूं कि नहीं? आज के टाइम पे कहां मेहनत है यार, लेकिन खैर ठीक। मैं मेहनत की बात कर रहा हूं नए नए तरीकों से, ये नहीं कह रहा हूं कंटेंट तो हर जगह है, मैं कहां मना कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी ये सारी चीजें हैं ही आपके पास। कोर्स परचेज करने के लिए डाउनलोड करें अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप और अपने सपनों को साकार करें।